हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम श्वसन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। श्वसन को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। कुछ कारक श्वसन को बढ़ाते हैं, जबकि कुछ कारक श्वसन में को घटाते हैं। श्वसन को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक हैं। सबसे पहला नंबर 1 है टेम्परेचर, यानी कि तापमान। जो सबसे उपयुक्त तापमान है रेस्पिरेशन के लिए वो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे अधिक टेम्परेचर होने पर या कम होने पर सामान्यतः रेस्पिरेशन घटता है, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिस पर श्वसन होता है वो 45 डिग्री सेल्सियस होता है। जो लो टेम्परेचर पर श्वसन कम होता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पर, कम तापमान पर एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, अक्रिय हो जाते हैं, इसलिए श्वसन कम हो जाता है। इसी प्रकार से चूंकि लो टेम्परेचर पर एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, इसलिए फ्रिज में जो फूड रखा होता है वो प्रिजर्व रहता है, सुरक्षित रहता है, और वो ख़राब नहीं होता है क्योंकि रेस्पिरेशन कम हो जाता है। हाई टेम्परेचर पर भी, अत्यधिक तापमान पर भी रेस्पिरेशन श्वसन कम होता है, क्योंकि एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं। पोटैटो का जो प्रोडक्शन होता है, यानी कि आलू का जो निर्माण होता है, वो हाई हिल एरियाज में अधिक होता है, लो टेम्परेचर पूरे साल होने के कारण। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI जो होती है वो कुफरी, शिमला में स्थित है। दूसरा फैक्टर जो श्वसन को प्रभावित करता है वो है ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन है उसकी सांद्रता एनएरेबिक यानी कि अवायवीय श्वसन को इनहिबिट करती है, रोकती है, और इस इफेक्ट को पॉस्चर इफेक्ट कहते हैं, पाश्चर प्रभाव कहते हैं। तो पाश्चर प्रभाव का मतलब क्या है कि O2 की सांद्रता से या O2 की अधिक सांद्रता से एनएरेबिक रेस्पिरेशन का रुकना, इनहिबिट होना पाश्चर प्रभाव कहलाता है। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वो कम से कम ऑक्सीजन की मात्रा जिस पर जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो होने लगे, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो लुप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, उसे हम एक्सटिंक्शन पॉइंट बोलते हैं। जबकि ऑक्सीजन की वह सांद्रता जिस पर एरोबिक और एनारोबिक यानी कि वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार का श्वसन होता रहता है, उसे हम ट्रांजिशन पॉइंट बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है जो प्रभाव करता है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है, CO2 की सांद्रता है जो बढ़ती है, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है वो घटता है प्लांट्स में, क्योंकि स्टोमेटा जो होते हैं क्लोज हो जाते हैं। जब CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाती है, विषाक्त हो जाती है, जिसके कारण प्लांट्स में स्टोमेटा, रंध्र बंद हो जाते हैं, और रंध्रों के बंद होने से गैसियस एक्सचेंज यानी कि गैसों का विनिमय बंद हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण श्वसन भी कम हो जाता है। चौथा है सॉल्ट्स। अगर प्लांट में सॉल्ट्स जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, लेकिन अगर प्लांट को एक ऐसे वाटर में रखते हैं जहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो उसमें रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्लांट्स में सॉल्ट्स की अधिक मात्रा रेस्पिरेशन को बढ़ाती है, और इस प्रकार के श्वसन को, रेस्पिरेशन को हम सॉल्ट रेस्पिरेशन कहते हैं। सॉल्ट का रेस्पिरेशन क्यों बढ़ जाता, सॉल्ट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन क्यों बढ़ता है? क्योंकि एब्सॉर्प्शन जो होता है आयंस का, उसमें मेटाबॉलिक एनर्जी चाहिए। जो आयंस हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, अवशोषित करने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसीलिए उनको एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट में श्वसन बढ़ जाता है। इसके बाद हार्मोन्स।
IAA यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड यानी कि जिब्रेलिन, और साइटोकाइनिन। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये हार्मोन्स जो होते हैं सभी रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। और अगर जो रेस्पिरेशन होता है उसका रेट तेजी से बढ़ता है, रैपिड इंक्रीज ऑफ रेस्पिरेशन, जब फ्रूट्स की राइपनिंग होती है, जब फ्रूट पकते हैं तो फ्रूट की राइपनिंग होते समय रेस्पिरेशन का रेट बढ़ता है। तो इस जो प्लांट है उसमें फ्रूट्स के राइपनिंग के दौरान और सेनेसेंस, जब ओल्ड एज आती है प्लांट्स में, लीव्स में और पार्ट्स में, उस समय रेस्पिरेशन बढ़ जाता है और इसको क्लीमैक्टेरिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये होता क्यों है? क्योंकि इथाइलिन हार्मोन बनता है और उस इथाइलिन हार्मोन के कारण अब श्वसन की दर बढ़ जाती है और वो कुछ समय बाद श्वसन की दर सामान्य हो जाती है। लाइट, प्रकाश जो होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है लाइट इंटेंसिटी के बढ़ने पर, यानी कि लाइट, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से श्वसन दर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी पर ही, या लाइट पर रंध्रों का खुलना निर्भर करता है, ओपनिंग खुली करती है। इसके अलावा लाइट प्रकाश को भी नियंत्रित करता, टेम्परेचर को भी नियंत्रित करता है, और इसके अलावा वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यानी कि जो श्वसन आधार है उनके निर्माण में भी भाग लेता है। इसीलिए रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, श्वसन बढ़ जाता है प्रकाश की उपस्थिति में। इसके बाद है रोग, इंजरी और घाव। इन तीनों कंडीशंस में भी मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन होता है, जिसके कारण रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। और रेस्पिरेशन का जो रेट है वो इन तीनों कंडीशन में ज़्यादा होता है, जिससे जो घाव है वो जल्दी भर सके, इंजरी से बचा जा सके। इसके बाद है इनहिबिटर्स। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो श्वसन की दर को कम करते हैं या रोकते हैं, इन्हें इनहिबिटर्स बोलते हैं। और इनहिबिटर्स में जो प्रमुख इनहिबिटर्स हैं वो साइनाइड्स हैं, एजाइड्स है, DNP डाइनाइट्रोफिनॉल है, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके अलावा रेटिनोन है, एमाइटल है, और कुछ अन्य केमिकल्स होते हैं जो श्वसन की दर को कम कर देते हैं। इसके बाद है आयु यानी कि एज। जो रेट होता है रेस्पिरेशन का वो यंग सेल्स में अधिक होता है, जबकि ओल्ड एज में जो रेस्पिरेशन होता है वो कम हो जाता है। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक एपेक्स होते हैं, रूट एपेक्स, शूट एपेक्स जो होते हैं, यानी कि जो शीर्ष होते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक जो होते हैं, वहाँ पर श्वसन अधिक होता है, क्योंकि वो डिवाइडिंग सेल्स होती है, तेज़ी से विभाजित होने वाली सेल्स होती हैं। इसके बाद है जल यानी कि वाटर। सीड जो स्लो रेस्पायरिंग पार्ट होते हैं, क्योंकि सीड्स में पानी कम होता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि पानी की जो कमी है उससे श्वसन दर कम होती है, क्योंकि पानी की कमी में जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव रहते हैं, क्योंकि अधिकांश एंजाइम्स को काम करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए सीड्स जिनमें पानी कम होता है वो कम श्वसन करते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जल की कमी से, एंजाइम्स के इनएक्टिव होने से, अक्रिय होने के कारण श्वसन दर जो होती है वो कम हो जाती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।